टेस्ट देना। ठीक है बच्चे, चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना। विशेष नहीं था पिछली क्लास में, मैं तुम थी क्लास के अंदर। अगेन फिर से बोल रही हूँ, क्लास में रेगुलर रहोगे, कभी नहीं आओगे, काम नहीं बनेगा। ठीक है, नीट और जेई निकालना बच्चे वाला खेल नहीं है, रेगुलर कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। ठीक है, गैसियस स्टेट आज हम पढ़ने वाले हैं। वैसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और काइनेटिक एनर्जी की जो आपकी कुछ इक्वेशंस हैं वो देखेंगे। ठीक है, सिया कहाँ चली गई भाई, सिया का नेटवर्क चला गया। गैसियस स्टेट के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पिछली क्लास में जो हमने किया था ना, कोई मुझे बताएगा वंडरवॉल गैस इक्वेशन क्या होता है या फिर रियल गैस इक्वेशन क्या होती है? किसी को याद हुई? मैंने बोला था इसको मतलब एज इट इज याद कर लो आंख बंद करके ऐसे। नाजो कौन बताएगा रियल गैस इक्वेशन क्या था या फिर वंडरवॉल गैस इक्वेशन? रियल गैस इक्वेशन, वंडरवॉल गैस इक्वेशन किसी को नहीं याद? किसी ने भी नोट डाउन नहीं करी? मतलब एक P plus an square upon में v square into v minus nv equal to nRT। देख के बोल रही हो क्या? यस मैम, अभी याद नहीं। भाई याद कर लो इसे कि प्रेशर के साथ हमें टर्म को प्लस कर देना है और उसके साथ क्या कर देना है, हमें इसे वॉल्यूम के साथ एन बाई को माइनस करना है। भाई इसे याद कर लो अभी जिस जिस बच्चे को याद नहीं हुई है तो। ठीक है, वैसे आज हम काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फिर से एक बार करते हैं कि हमने इसको प्लस क्यों किया यहाँ पे और यहाँ पे वॉल्यूम को मैं माइनस क्यों कर रही हूँ और ये टर्म्स जो हैं ये क्या हैं, कहाँ से निकल कर आई हैं। मेरे पास एक कंटेनर है वॉल्यूम, मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू में एनआरटी। ये तो याद हो गई होगी भाई, इसको तो देख के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने काइनेटिक एनर्जी की उसमें ना अजम्पशन किया था। क्या अजम्पशन माना था हमने कि जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन नहीं है उनका। ठीक है, तो हमने कहा जो प्रेशर ये यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वही प्रेशर मेरा प्रेशर जो है वो ठीक है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में रियल गैस के अंदर मतलब रियलिटी में जो गैस होती है उसमें एक अट्रैक्शन होता है। कौन सा अट्रैक्शन होता है भैया? H2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स लगता है ना, दोनों को आपस में अट्रैक्ट करता है। कौन बताएगा? प्रिया, कौन सा फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में? जैसे कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में कुछ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स है विवेक? वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स है मेरा। हाँ, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो मेरे पास हमने कहा कि इनके बीच में कुछ ना कुछ जो है अट्रैक्शन होता है। तो ये बात अब जो रियल गैस है उसमें प्रेशर की टर्म में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ऐसे ही मैंने वॉल्यूम की बात करी जब, कि वॉल्यूम को हम आइडियली मान रहे थे कि वॉल्यूम एक पॉइंट चार्ज है, कि मैं अगर इस पूरे को कंप्रेस कर दूं तो इसका वॉल्यूम जो गैस है ना वो बिल्कुल इतना सा हो जाएगी और मेरे पूरे पास वॉल्यूम जो गैस घूम रही थी इतने बड़े वॉल्यूम में उसके पास उतना ही वॉल्यूम रहेगा जितना किसका कंटेनर किसका वॉल्यूम है, जिसका कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही मेरा किसका वॉल्यूम होगा? गैस का वॉल्यूम होगा। कि गैस जो पूरे उसमें इतने एरिया में घूम रही है ना वही मेरी गैस के घूमने के लिए जो वॉल्यूम मिला हुआ है वो पूरा वही वॉल्यूम है जो कंटेनर का वॉल्यूम है। पर एक्चुअल में मेरी गैस एक पॉइंट चार्ज नहीं होता, वो स्फेरिकल एक मतलब मॉलिक्यूल है। अब जब मैं इसको कंप्रेस करूं मतलब पूरा का पूरा मैं इसको अगर कर दूं तो मेरे पास जो गैस के सपोज 6 ही पार्टिकल है मेरे पास गैस के, तो अगर कंप्रेस करने के बाद इतना एरिया तो भाई मेरी गैस खुद अपना घेर रही है, उसका घूमने के लिए उसके यहाँ पे घूमने के लिए स्पेस कम हो गया। बोलो भाई बात समझ में आई? हमने ये जो वॉल्यूम लिखा है ना V, ये वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम है कि गैस कितने इसमें घूम पा रही है, मतलब उसके पास घूमने के लिए टहलने के लिए कितना एरिया पार्क का है। समझ गए? अब उसके पास पार्क कितना बड़ा है, हमने कहा जितना बड़ा मेरा वॉल्यूम है ना कंटेनर का
उतना ही बड़ा उसके पास एरिया है, क्योंकि गैस का खुद का तो कोई वो नहीं है, खुद वॉल्यूम नहीं है, वो बिल्कुल थोड़ा बहुत कम नेग्लिजिबल होता है, मतलब वॉल्यूम ही नहीं होता गैस का, एकदम नेग्लिजिबल होता है। पर रियल गैस के अंदर, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जो रियल में गैस है उसके पास जो वॉल्यूम है ना, इतना तो हटा दो भाई, जितना जितना इतना एरिया हटा दो, क्योंकि इतना उसका खुद का वॉल्यूम है। वो क्या हटा रही हूं मैं, एन बी। बात समझ में आई? तो वॉल्यूम घूमने के लिए कितना मिला गैस को, एक्चुअल में जो वॉल्यूम मिला घूमने के लिए, वो कंटेनर के वॉल्यूम में से मुझे माइनस करना पड़ेगा गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनका वॉल्यूम। बात समझ में आई? क्लियर हुई? वॉल्यूम की टर्म हम माइनस क्यों कर रहे हैं, तो घूमने के लिए उसको कितना वॉल्यूम चाहिए। अब तो हमने कहा एन, जो ये एक्चुअल वॉल्यूम जो से घूमने के लिए मिल रहा है ना, वो v में से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा एन बी। और ये एन बी क्या है, बी को हम क्या बोलते हैं भाई, टर्म पूछ लिया जाता है भाई, बी क्या है इसमें, वंडरवॉल कांस्टेंट। एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ मोल। कोई मुझे बताएगा हमने बी की टर्म को कैलकुलेट किया था, वो किसके इक्वल आ रही थी, 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और अगर मैं एक मोल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एन ए, एवोगैड्रो नंबर। भी बात समझ में आई? एक मोल के लिए, अगर मैं इसके लिए बात करूं, 1 मोल के लिए, 1 मोल, एक मोल ये आया था। किसी को जानना है ये कैसे आया था, कि भाई आ गया मैम हमें याद है, बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। जानना है कि मैम बस आगे बढ़ो, हमारा क्या काम इससे। हाँ, विशेष ने तो क्लास नहीं ली थी, तो विशेष तो बोलेगा ही, बाकी बच्चे मना कर दो भाई, ये विशेष बहुत चालू है, ये तो रिपीट करवाएगा ना चीजों को, इसने तो क्लास नहीं ली है। क्योंकि भाई सुन लो विशेष फटाफट से, अगर समझ पाओ जल्दी से। बता दो। मेरे पास गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये जो मॉलिक्यूल, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, जो मेरे पास ये गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, इनका आपस में ये आपस में अगर मैं मानूं, अगर मैं इसे कंप्रेस कर दूं अपने ये पूरे कंटेनर के अंदर, इनको मतलब इतने बड़े भी नहीं होते, ठीक है ना, बहुत बड़ा कंटेनर है समझ लो। तो जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ कंप्रेस्ड हैं, तो इन्होंने कितना एरिया घेरा हुआ है, कम से कम इतना बड़ा एरिया तो इन्होंने घेर ही रखा है, अगर ये बात करूं मैं, या फिर इतना एरिया जो है इसने घेर रखा है अपना। मेरे एकदम सर्कल गोल नहीं बन रहा भाई, एकदम अगर मैं इसे गोल बनाऊंगी तो आप इस पूरे को देखोगे, ये भी एकदम सर्कल में आएगा। एक मिनट रुक जाओ, ये दिख रहा है स्फेयर वाला, मैम से तो सर्कल गोल नहीं बन रहा, दिख रहा है भाई सामने स्क्रीन पे। दो मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से ये एस एक दूसरे के साथ इस तरीके से सर्कल बनाए, तो इतने एरिया में, अब इतना एरिया जो ये बना हुआ है कवर, इतने एरिया में तीसरा तो आएगा नहीं, तीसरा मॉलिक्यूल तो आएगा नहीं। मतलब कि एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, मतलब ये कितना आएगा, कितना एरिया इसने कवर किया होगा, मुझे वो निकालना है। ठीक है, बात समझ में आई? एक वॉल्यूम इस कंटेनर के अंदर जब मैंने गैस को कंप्रेस्ड कर दिया, तो मेरे पास इस इतने का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो गैस है ना, इसका इसका खुद का कितना वॉल्यूम रहा होगा। तो जो ये गैस है यहाँ से यहाँ तक का, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगी, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है विशेष। तो मेरे पास अगर ये पूरा बड़ा वाला स्फेयर जितना ये हो रखा है, यहाँ से कवर करा है कि इतने एरिया में तीसरा नहीं आएगा, तीसरा मॉलिक्यूल आएगा इधर को अब, ठीक है ना, मतलब आगे को आएगा, फिर अगेन उसने कुछ एरिया जो है वो कवर करा होगा, ठीक है। तो इस आर की वैल्यू क्या हो गई भाई, 2r, 2r है, क्योंकि मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस देखा ना कितना आ रहा था, एक आर ये, एक आर ये, दोनों मिला के इस बड़े वाले का सर्कल का रेडियस आया 2r। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 4/3 पाई 8r क्यूब। क्लियर है? और अगर मैं इसे ठीक से लिखूं तो 8 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब हमारा क्या है यहाँ पे, ये 8 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल,
और ये कितने वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम था ये 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का। 2 का निकल के 8 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरा जो निकल कर आया वो कितने मॉलिक्यूल्स के निकल कर आया है, मतलब कितने कितने 2 मॉलिक्यूल का निकला है ना, मुझे 1 मॉलिक्यूल का निकालना है। तो दैट इज, इसको मैं डिवाइड करूंगी 2 से और 1 मॉलिक्यूल का आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, 1 मॉलिक्यूल के लिए इतना आ जाएगा। और अगर मुझसे 1 मोल के लिए पूछा जाए तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? अगर 1 मॉलिक्यूल का मेरे पास वॉल्यूम है, 1 मोल का निकालना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूंगी ना। 1 मोल मतलब कि 6.02 टू 10⁻23। यस, तो ये मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि अगर मेरे पास V वॉल्यूम V है तो करेक्शन टर्म में मुझे क्या करना पड़ेगा, V में से मैंने N मल्टीप्लाई बाय B, ये B ही क्या है, आप N क्या है, आपके नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जितने भी नंबर ऑफ मोल वहां पे यूज हो रहे होंगे, B इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब, या फिर मैं कह लूं 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है? कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि B इक्वल टू व्हाट फॉर 1 मॉलिक्यूल या फिर 2 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल बोला है तो 10 इसको यूज करना है आपको। और N क्या है यहाँ पे मेरा, नंबर ऑफ मोल। B इक्वल टू टोटल क्या है आपका, 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है? कभी कभी एग्जाम में R की वैल्यू गिवन हो और B की वैल्यू पूछ ले, R की वैल्यू गिवन हो, B की वैल्यू पूछ ले, तो पता होना चाहिए। ठीक है योगिता, ऐसा सिर्फ जेई एडवांस या मेन इधर कहीं हो सकता है भाई, जहां थोड़ा सा वो कहीं कुछ मतलब थोड़ा सा टफ पूछ ले। ठीक है भाई, वॉल्यूम की टर्म करेक्ट हो गई। अब आ जाओ प्रेशर की टर्म्स में। प्रेशर, आइडियली जो मेरा प्रेशर है मैं उसे P मान रही हूँ, P आइडियली, लेकिन एक्चुअल में जो रियल गैस है, रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस से कम होता है। क्यों कम हो रहा है भाई? एक्चुअल में आइडियल गैस में प्रेशर आ रहा है कि वो अपने पूरे फोर्स के साथ स्ट्राइक कर रही है इस वॉल पे, लेकिन रियलिटी में वो अपना जितना फोर्स लगाना चाहती है उतना फोर्स लगा नहीं। अगर जैसे कि रियल गैस में मुझे प्रेशर, इसका जो प्रेशर है वो दिखना तो 5 atm चाहिए था, क्योंकि ये लगा तो यहाँ पे 5 atm चाह रही है, ठीक है ना, लेकिन मैं मेजर कितना कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, 3 atm ही आ रहा है। क्यों आ रहा है वो 3 atm? क्योंकि पीछे वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ, पीछे से जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, इसको अपनी तरफ ड्रैग कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। विशेष कल की क्लास में हमने बताया था कि जो मॉलिक्यूल बीच में है ना, वो क्या हो रहे हैं, सारी तरफ से उनको ये भी घेर रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो इसका तो कोई इफेक्ट ज्यादा पड़ नहीं रहा, प्रेशर पे इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि भाई ये तो हिल, अब ये ज्यादा प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, इधर वाला भी इसे खींच रहा है, इधर वाला भी खींच रहा है। क्लियर है? कैंसिल आउट हो जा रहा है। लेकिन जो आपके यहाँ पर हैं, आपके वॉल के पास हैं और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ये पीछे की तरफ वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ ड्रैग कर रहे हैं, मतलब उनको वो प्रेशर जनरेट नहीं करने दे रहे। प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो भाई मेरा गैस का प्रेशर आएगा ही नहीं, वॉल पे टकराएगा नहीं तो मेरे पास प्रेशर आएगा नहीं कि कितना प्रेशर है इसका गैस का, वो कुछ ना कुछ कम आएगा। तो वो कुछ ना कुछ कम आ रहा है, इसलिए उसको मुझे ठीक करने के लिए, मतलब P आइडियल इक्वल टू क्या होता है, P रियल गैस का प्लस आइडियल गैस के बराबर लाना है, मतलब आइडियली जो होना चाहिए था वो प्रेशर लाना है। मैंने P रियल गैस का जो है प्रेशर जो मेरा निकल कर आ रहा है वो, और ये नंबर जो बॉल पे करने वाले थे इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, N/V, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन है प्लस जो इसको भी ड्रैग कर रहे हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रेशर वो रोक रहा होगा, N/V, और जो इसको खींच रहे हैं जो मॉलिक्यूल पीछे से वाले भी, इनका N/V, इसलिए मैंने N/V को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई बात? जितने ज्यादा आगे वाले मॉलिक्यूल होंगे उतने ज्यादा वो प्रेशर को रिड्यूस करेगा, मतलब उससे टकराएगा नहीं, और जितना उसके पीछे वाले होंगे वो उसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे, मतलब कि वो भी उसको रोक रहे हैं, जितने ज्यादा वो N/V उनका और आगे वालों का, दोनों का N/V आपस में मल्टीप्लाई करके हमने निकाला। तो आइडियल जो प्रेशर की टर्म जो हमने करेक्ट करी वो इक्वल टू क्या आ गई मेरे पास, P प्लस AN। A क्या है यहाँ पे आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। A क्या है आपका, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर बाय V स्क्वायर, ठीक है। ये वाला प्रेशर कौन सा है,
ये वाला प्रेशर कौन सा है आपका, जो गैस मॉलिक्यूल नहीं लग, जो हमें दिख नहीं रहा, जो पीछे वाले उसे खींच ले रहे हैं अपनी तरफ। बात समझ में आई ना जो वर्षा? अरे भाई समझ में आया कुछ? यस मैम। ठीक है। तो मेरे पास जो ये जो प्रेशर है, ये क्या है फिर, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, P इक्वल टू ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, वंडरवॉल कांस्टेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? बोलो भाई। प्रिया, कोनो दिक्कत परेशानी? अब तो याद हो जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन। भाई हमें समझना जरूरी इसलिए ही होता है कि कोई चीजें रटी ना जाएं, मतलब याद हो जाए कि कहाँ क्या चीज क्यों आई है। तुम्हें बोला था ना मैंने, ये कहीं पे भी आ सकती है, आपकी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको एज अ जनरल साइंस के उसमें माना जाता है। हाँ विवेक? मैम ए क्या था? A is A and B both are van der Waal constant and depend on the type, मतलब मॉलिक्यूल जिस तरीके का रहेगा ना उस पे डिपेंड करता है ये। इंटर A is depend on, रुको, A लिख लो इस बात को, A वैल्यू डिपेंड on the intermolecular force of attraction विद इन दी गैस। गैस के अंदर कितना मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड कर रहा है, वो ए की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी, मतलब हर गैस के लिए अलग अलग होगी। ऐसे ही बी किस पे डिपेंड कर रहा है, बी किस पे डिपेंड करेगा भाई, कोई बताएगा? वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस की उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। अभी हमने देखा 4/3 पाई r क्यूब हो रहा था, हर एक गैस का अपना अलग वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस। अरे अभी देखा था ना, बी की वैल्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब थी। एक मिनट ना, चलो भाई सो तो नहीं रहे ना? नो मैम। चलो भाई अगर सो भी रहे हो तो आप उठ जाओ। अच्छा सब कैलकुलेशन वाले टर्म जो अभी तक थी, ये तो इजी बात थी, इसलिए मैंने काइनेटिक थ्योरी और ये सब पिछली क्लास में भी करवा दिया था। आज कोशिश करेंगे तुम्हें ज्यादा बोर ना करें इस चैप्टर में। नहीं होगा यार खत्म अभी तो। ग्राफ करा था हमने कि रियल गैस का जो प्रेशर होगा, रियल, ये ग्राफ अगर पूछा जाए आपसे तो रियल गैस ये वाला है, और ये वाला कौन सा है आपका, आइडियल गैस का है। किस टेम्परेचर और प्रेशर पे मेरी जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, किसी को याद है? मैम लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। वेरी गुड भाई, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो गैस है वो किस पे डिपेंड करेगी मेरी, वो किसकी तरह बिहेव करेगी, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, चलो भाई अभी तो इस चैप्टर में मतलब है तो वैसे बहुत सारी चीजें, पर इतनी सारी चीजें हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ काम वाली चीजें अपनी वो करते हैं। मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। वेरी गुड। और किसी को नहीं पता था क्या भाई, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है? पता है मैम। हाँ चलो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में मेरा गैस के लिए एक और यूज होता है हमारा 3/2 PV, या मैं कहूँ 3/2 RT फॉर 1 मोल के लिए, 1 मोल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी जो इज इक्वल टू होता है वो होता है 3/2 PV एंड 3/2 RT। एक चीज और याद रखनी है आपको, कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है?
कुछ कुछ फॉर्म इनका तो बता दूंगी कुछ का कि कैसे आए, और कुछ फॉर्मूले आप देखोगे कि आपको आपकी बुक में उनकी डेरिवेशन नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। और जब भी मैं डेरिवेशन भी करवाऊंगी, अब तुम्हारा तो सीबीएसई में तो आ नहीं रहा, तो डेरिवेशन का तो कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन होता है कि डेरिवेशन का जो बीच वाला पार्ट होता है ना, उससे उठ के न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। ठीक है भाई, डेरिवेशन क्या होता है पता है? फिजिक्स में पढ़ लिया डेरिवेशन क्या होता है। चलो भाई, तुम बहुत, मैं बता रही हूँ तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो जिन्हें सारी बातें पहले से पता है। तुम्हारे क्लास में काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक मतलब छुआ भी नहीं होगा अपनी, है कोई ऐसे बच्चे कि जिन्होंने किताबें अभी छुई भी नहीं है और साइंस फेयर लिया हुआ है, तो अब उन्हें स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। सब लोगों ने कहीं ना कहीं ट्यूशन लगा रखा था पहले से, या पढ़ रहे थे? क्लास में डिस्कस तो किया होगा, अपने न्यू फ्रेंड्स से बने होंगे, अभी स्कूल गए हो तो, है भाई महक नाजो? यस बात करी किसी से कि किसी ने पढ़ लिया है पहले से थोड़ा बहुत? मैम, किसी ने नहीं पढ़ा। अभी तो मैं कह रही हूँ तुम सारे मतलब थोड़ा अलग मेरी चमकने क्लास में तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया। पढ़ लिया है कहाँ से पढ़ा है? अवंती से ही या कहीं और से? मैम उन्होंने कोचिंग लगवा रखी थी। है अच्छा, कौन से स्कूल से हो तुम नरगिस? मैम C1। अब C1 का मतलब क्या, मैं क्या समझू भाई? एड्रेस बताओ, एसकेवी का होगा ना? नहीं पता नरगिस को? मैम मौजपुर की साइड है। अच्छा ठीक है, चलो अब आ जाओ। ये 1 मोल के लिए जो मेरे काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, इसके लिए अभी तक हमने 1/2 mv² पढ़ा है ना अपना, तो एक फॉर्मूला गैसियस मॉलिक्यूल की बात करूं तो 3/2 पीवी और आरटी होता है। और एक रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव मॉलिक्यूलर स्पीड म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में मेरा होता है जितनी भी आपकी 1 2 स्पीड 3 स्पीड जो भी आपकी स्पीड्स हैं, एक्स वाई जेड इन सबका स्क्वायर इक्वल टू दिस। एक फॉर्मूला ही हो गया। रिलेटिव मीन मतलब पता है क्या होता है? रिलेटिव मीन स्क्वायर, रिलेटिव मीन स्क्वायर, मीन मतलब अगर मैं निकाल रही हूँ किसी का, ठीक है। या अगर मैं बात करूं इसकी म्यू रिलेटिव मीन स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? अंडर रूट म्यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर और ये आपका जेड स्क्वायर। अब ये कैसे आया? ये 3 डायमेंशन की बात हो रही है, बताऊंगी कैसे आया, पहले फॉर्मूले लिख पा रही हूँ। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, 1/2, अगर मेरे पास अलग अलग अगर मेरे पास अलग अलग है बहुत सारे, मतलब एक मास तो उन सबका सेम रहेगा। हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है ना? हाँ यस मैम। चलो, कुछ कह रहे हो फिर? मैम हमारा केमिस्ट्री का यूटी है 25 को। किस चीज का आ रहा है? कौन सा चैप्टर आ रहा है? मैम फर्स्ट एंड सेकंड। बिल्कुल ऑल द बेस्ट फिर भाई। हम तो सेकंड चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के 2-3 बार रिवीजन क्लास ले चुके हैं, टेस्ट दे चुके हैं, तो अब तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m n1 स्क्वायर n1v1 स्क्वायर। ये क्या बोल रही हूँ मैं? अलग मेरे पास जो भी दूसरे, सपोज मेरे पास एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, अलग अलग जो भी मॉलिक्यूल है, उसकी नंबर ऑफ मोल्स, उसकी वेलोसिटी, नंबर ऑफ मोल्स उसकी वेलोसिटी। ठीक है भाई, ऐसे निकालूंगी अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो। ठीक है, आगे डैश 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 लगा लो। बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मुझे एवरेज निकालना हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे निकालनी हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2। ऐसी में इसकी काइनेटिक एनर्जी तो लिखूंगी भाई, इसका अगर मुझे एवरेज, ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड में टोटल नंबर ऑफ मोल लिखने पड़ेंगे ना मुझे। ये तो हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज किसी चीज का कैसे निकालती हो? इसके टोटल नंबर ऑफ जो भी मोल होंगे वो कितने? n1 n2 n3 और डैश डैश। बात समझ में आई? टोटल एवरेज कैसे निकालते हैं हम? टोटल और डिवाइड में जितने नंबर ऑफ
जैसे सब्जेक्ट रहते हैं आपके, ऐसे ही करते हैं ना, एवरेज निकालते हैं तो टोटल नंबर ऊपर लिखते हैं, नीचे आपके Yes, ma'am. एवरेज रहते हैं उसमें। तो ऐसे ही जितने यहाँ पे मेरी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल के, ये तो है मेरी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो भी मैंने निकाली, इससे n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, मतलब एक हाइड्रोजन था उसके नंबर ऑफ मोल्स उसकी वेलोसिटी, ऑक्सीजन था उसके नंबर ऑफ मोल्स उसकी वेलोसिटी, तीसरा कोई और गैस थी तो उसके नंबर ऑफ मोल्स और उसकी वेलोसिटी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल के वो, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो अगर मैं कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाती है। क्लियर है? अब मैं हर जगह 1/2 काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mu स्क्वायर से लिख के दिखाऊंगी, ठीक है, 1/2 u स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर की जगह मैं u स्क्वायर लिख रही हूँ, ठीक है। या फिर आपको कहीं कहीं बुक में 1/2 mc स्क्वायर भी, c भी आपका किसको डिनोट करता है, वेलोसिटी को। क्लियर है? कहीं कहीं बुक में आपको यहाँ पे c स्क्वायर भी दिखा हो सकता है। अब आ जाते हैं बाकी टर्म्स की जो हमें डेरिवेशन करनी है। 3/2 pv कैसे आया? मेरे पास एक कोई भी ये बॉक्स है, मतलब कोई वॉल्यूम है भाई, इसका एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्स, ये एक्स ले लो, ये एक वाई एक्सिस है और ये एक जेड एक्सिस है, आया ना? ठीक है, इस बॉक्स की जो लेंथ है, जो इस बॉक्स की लेंथ है वो एल है, ठीक है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है इसके से, ध्यान से सुनना, हम जो 3/2 pv जो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में, ये कैसे आया वो बता रही हूँ, ठीक है। मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, ये वॉल पे क्या कर रहा है, स्ट्राइक करेगा, ठीक है, एक कोलिजन होगा, इस वॉल पे स्ट्राइक करेगा और वापस से आएगा। इसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला याद है किसी को? मोमेंटम, ये प्रेशर नहीं, ये मोमेंटम लिखा है, मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड निखिल, निखिल याद रखता है भाई चीजों को। MUI स्क्वायर लिख लूं। अभी मैं बात जो कर रही हूँ ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कर रही हूँ, जबकि मेरा जो एक मॉलिक्यूल है भाई, वो मेरा मॉलिक्यूल, हमने पढ़ा था ना काइनेटिक अजम्पशन जो पढ़ी है कि मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली मूव कर रहा है, और रेंडमली मूव करे तो वो किसी भी डायरेक्शन में करेगा भाई, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, एक एक्स एक्सिस में भी कर सकता है भाई, वाई एक्सिस में भी करेगा, जेड एक्सिस में भी करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ, एक तो -x और +x, ठीक है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो मॉलिक्यूल लेकिन मूव कहाँ कहाँ करता है, सारी जगह करेगा, अपना आपका एक्स एक्सिस में भी करेगा, वाई में भी करेगा और जेड की तरफ भी जाएगा। तो मेरे पास ये जो मूवमेंट, ये अभी मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए ले रही हूँ, तो मैं इसे यू एक्स ले रही हूँ, ठीक है, एक ही बात कर रहा है सिर्फ, ये इस तरफ गया, स्ट्राइक किया, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है भाई वेलोसिटी, हमें पता है, एक एक्स एक्सिस में गया तो उसका मोमेंटम आया pmu स्क्वायर। वापस से जब ये फाइनल मोमेंटम की बात करूं भाई, एक दोबारा कब स्ट्राइक करेगा, यहां से वापस जब इस वॉल पे जाएगा, इस तरह से गया, एक इस बार वॉल पे टकराया और दोबारा इस तरफ वॉल पे जाएगा तब टकराएगा। फाइनल मोमेंटम कितना निकल कर आया, u -x स्क्वायर, तो माइनस का mu, बोलो भाई, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का mu स्क्वायर। भाई मोमेंटम याद है ना, मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन याद है किसी बच्चे को 10th क्लास का? विवेक, प्रिया, मोमेंटम और फोर्स के बीच का रिलेशन एक डेरिवेशन किया होगा आपने, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सॉरी सेकंड न्यूटन का नहीं, न्यूटन का ही था, न्यूटन का सेकंड लॉ था या फिर मोशन वाले चैप्टर में किया था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं, न्यूटन ही था, न्यूटन का सेकंड लॉ। फिजिक्स कमजोर है भाई। सेकंड लॉ ऑफ, सेकंड लॉ क्या था न्यूटन का, कौन बताएगा? नहीं आप किसी को भी नेट फोर्स Change of इक्वल टू momentum मास करेगा। इनटू एक्सेलरेशन। एक तो था फोर्स इज इक्वल टू ma, और एक हमने और किया था, और ये ma कहां से ड्राइव किया था हमने, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, याद है? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, कुछ किया था? हाँ याद आया किसी को और को भी भाई, योगिता को याद आया? चलो, मेरे पास तो टोटल चेंज मोमेंटम का अगर मैं इसमें निकालूं कितना हुआ है, तो टोटल चेंज कितना हुआ है इन दोनों का, अगर मैं निकालूं कि एक बार यहाँ स्ट्राइक किया, एक दोबारा यहाँ स्ट्राइक किया, चेंज कितना हुआ है टोटल मोमेंटम में, इनिशियल माइनस फाइनल कर लो,
P इनिशियल माइनस P फाइनल कितना आया, 2mu आ गया। चेंज इन मोमेंटम, या फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस का 2mu एक्स स्क्वायर आ जाएगा, करोगे तो ये आ जाएगा। बोलो भाई। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अभी हमने किया ये जो यू एक्स स्क्वायर है, ये भी कहते हैं ना यू वाई स्क्वायर यू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में यू रिलेटिव मीन स्क्वायर, रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जब मेरा मॉलिक्यूल एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है, जेड में जा रहा है, तीनों की वेलोसिटी सेम है, मतलब यू एक्स यू वाई इक्वल है यू जेड के, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3u(x) स्क्वायर इक्वल टू यू रिलेटिव मीन स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे। बात समझ में? Yes, क्या ma'am. किया, एक्स वाई जेड को मैंने तीनों को ही एक्स मान लिया, यू एक्स मान लिया। क्या मैं इसको फिर रिलेटिव, इसको यू रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू में डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू में यू एक्स लिख सकती हूँ, मतलब यू एक्स स्क्वायर 3 डिवाइड कर दिया, लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू में क्या आया था मेरा, वो चेंज इन मोमेंटम 2m यू रिलेटिव मीन स्क्वायर बाय 2/3, ऐसे कर दूं। बोलो भाई, ऐसा हो जाएगा? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन? महक, प्रियंका? ठीक है, मेरे पास जो ये, अब मैं इस बॉक्स की बात करूं, जो मैंने भी बॉक्स बनाया था, ये मॉलिक्यूल जो है एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन में आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एक कोलिजन ट्रेवल, एक के बाद जब दूसरा कोलिजन होगा यहाँ पे, मतलब एक बार ये यहाँ से यहाँ गया और दूसरी बार दोबारा इधर को आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है भाई। अगर मेरे एक बॉक्स की जो लेंथ है वो L है, तो टोटल लेंथ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक सेक मतलब एक कंप्लीट कोलिजन में, मतलब एक कोलिजन के बाद जब दूसरा कोलिजन उधर ही हो रहा है जाके, तो 2L टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2L। और मुझे क्योंकि डेल्टा टी निकालना है, डेल्टा टी मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं टाइम निकालूं, कैसे निकालूंगी टाइम, फॉर्मूला याद है किसी को टाइम का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2L, स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है भाई, अभी निकाला हमने, बोलो भाई स्पीड। यही है, यू है, यू इज द स्पीड। अरे भाई एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे रिलेटिव में एक ही है ये, यू स्क्वायर कैसे आया, किसी ने नहीं पूछा मैम से, किसी ने नहीं पूछा भाई मैम यू स्क्वायर क्यों लगाया, हर जगह लिखा हुआ है मैंने। तुम्हें मोमेंटम का फॉर्मूला पता है तब भी, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। मैंने एम यू स्क्वायर लिख रही हूँ हर जगह, बोला क्यों नहीं, तुम सोते हो क्लास के अंदर है भाई। तुम्हें मैम की गलती ऐसे पकड़नी चाहिए कि मैम अरे नहीं ये नहीं ये होता है, हाँ यू स्क्वायर कैसे आया, तो तुम लोग सो रहे हो पर। एम यू 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 एक्स है भाई, यू एक्स यू एक्स, ठीक है। बोल दो भाई हाँ माफ कर दिया मैडम, आगे बढ़ जाओ। चलो अब देखो, मेरे पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो आया 2mu(x) फिर से स्क्वायर लिखने वाली थी मैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू आया मेरा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2L, और स्पीड थी ux, यही थी ना स्पीड मेरी ux, टाइम निकालूंगी तो। और मुझे अगर फोर्स निकालना हो, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा p अपॉन में डेल्टा t 2mu(x) स्क्वायर, क्या मैं ये लिख सकती हूँ 2L और ux, अब इसके साथ डिवाइड में है, ये ऊपर चला जाएगा ux, अब हो जाएगा 2m। बात समझ में आया ये वाला स्टेप, 2L ये कैसे आया, डेल्टा t इज इक्वल टू में 2L ux है, ये ऊपर चला गया, अब आ जाएगा ux स्क्वायर अपॉन में 2L। अब समझ में आ गया भाई कैसे आया, क्या ux ऊपर कैसे गया है, क्लियर है ये बात सबको, निखिल
गौरव है क्लास के अंदर? मैम वरुण, क्या समझाओ? नरगिस पूछो मुझसे, आपको पूछना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, मतलब क्या क्या समझाना है मैंने कि यू ऊपर कैसे गया। अब कुछ बोल नहीं रही है। डेल्टा टी की वैल्यू ये थी, डेल्टा टी की 12/ux थी, और इसके नीचे इसको डिवाइड में करोगे क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा हम पी समझ बाय गए। डेल्टा टी ना। तो 2m ux और ये अपॉन में 12 और ये ऊपर गया इसके ux, तो 12। और अब ये ux की जगह यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, फोर्स इज इक्वल टू में आ गया m ux स्क्वेयर l। और अगर मैं ux की जगह रिलेटिव मीन लिखूं तो अब मैं इस रिलेटिव मीन स्क्वेयर और यहाँ पर l और यहाँ 3 लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ भाई यहाँ पर 3? क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि ux स्क्वेयर इज इक्वल टू में क्या होता है, रिलेटिव मीन स्क्वायर डिवाइडेड में 3। यही किया था ना अभी हमने एक रिलेशन पीछे। किसी ने थम्स अप नहीं करा है भाई? वर्षा, समझ में आया? ये पीछे से निकाला है अभी हमने, ठीक है। तो मेरे पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई ये, और मुझे पता है भाई प्रेशर इज इक्वल टू में क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स क्या है यहाँ पर भाई? आज की क्लास मुझे लग रहा है ऐसे कि दिमाग से ऊपर से जा रही है डेरिवेशन फॉर्मूला, मतलब जिससे जेई की तैयारी। तुम में से जेई वाले कितने जरा हैंड रेज करना, जो जनरली जेई बिल्कुल देख, विशेष, प्रियांशी, गुड, आदित्य। तो हमें जेई के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा ना, जब तुमने चीजें सुनी ही नहीं होंगी। मतलब एक बार एटलीस्ट तुम सुन लोगे इसे कैसे होता है क्या होता है, फिर दोबारा जब रिवाइज करोगे तो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं उम्मीद करती तुमसे कि तुम पहली बारी में तुम्हें एकदम याद भी हो जाए, लेकिन चीजें समझ तो आई जाएंगी ना हमें। क्यों भाई प्रियांशी, है ना? एक बार हम अगर सुन लेंगे तो हमें चीजें थोड़ा सा समझ में आ जाएंगी कि कहाँ से आ रही हैं, क्या आ रही हैं। कम से कम एग्जाम में ये तो रहेगा कि हाँ हमने उस वक्त पढ़ा तो था ये कुछ ऐसा, अगर और अच्छे से पढ़ लेते तो शायद हम कर लेते। अफसोस तो हो कम से कम अगर ना पढ़ो तुम तो। रिलेटिव एल मल्टीप्लाई बाय ए को मैं वॉल्यूम लिख सकती हूँ, एम यू स्क्वायर रिलेटिव मीन स्क्वायर, मतलब ये अब एक्स की जगह रिलेटिव मीन वेलोसिटी मैं लिख रही हूँ। एल मल्टीप्लाई बाय ए क्या होता है भाई? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। हमें पता है ये बात सबको भाई, वॉल्यूम आ जाता है डिवाइडेड में 3v। ठीक है भाई, तो पी वी इज इक्वल टू में क्या आ गया, एम यू 1/3 एम यू रिलेटिव मीन स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि पीवी इज इक्वल टू में आपका इज इक्वल टू 1/3 एम यू रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। क्लियर हो गया भाई? कोई कुछ पूछ रहा है ना? जो समझ में आ गया बच्चे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब कभी रिलेटिव अगर वॉल्यूम दे दिया, प्रेशर दे दिया और आपसे पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो भाई पहले आप इस फॉर्मूले से वेलोसिटी निकालोगे, रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालोगे, तभी तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? और टीवी इज इक्वल टू मेरा और क्या होता है, मेरा एनआरटी होता है। अगर इसको मैं इक्वल टू आरटी भी लिख सकती हूँ, फॉर 1 मोल, अगर एन की वैल्यू अगर 1 है तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस। क्लियर है? मैम ग्रुप में मैसेज आया है एक लड़की का। क्या मैसेज आया है? तो लिंक सेंड कर दोगे? सिया, सिया आपको और ये दिक्कत, सिया कह रही है ये मेरे पास नंबर पहले सेव थे अब नहीं है भाई, जल्दी बताओ। सिया बोल रही थी ज्वाइन करो करके। नो नो। चलो सिया तुम क्या कर रही हो, कभी आ रही हो कभी जा रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो? नेटवर्क इशू हो रहा है? यस मैम। तो पता नहीं कहाँ बारिश में घूम रही है भाई। चलो भाई, इसको एक बार आप कोई जना एक ग्रुप से लिंक उठा के यहाँ पेस्ट कर देगा, या मैं ही करती हूँ, रुको। ठीक है।
अर्पिता है मैडम, ये अर्पिता मैडम तुम थी? कि वहां, अरे आई नहीं क्लास के अंदर तो ये आ गई। चलो 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 पढ़ लेते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। अर्पिता ने वैसे ही इतना टाइम वेस्ट करवा दिया। 1/3 PU MU, ये आपका किसका आ गया, आपकी वैल्यू आ गई। ऐसी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें पता है भाई कितनी होती है, 1/2 M। अगर मैं रिलेटिव मीन की स्क्वायर की बात करूं तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी की तो यही हो जाएगी। क्या मैं अगर काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड में पीवी लिख लूं, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड पीवी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा मेरा, 1/2 MU स्क्वायर डिवाइडेड में पीवी इज इक्वल टू में क्या ऊपर चला जाएगा, MU स्क्वायर। क्या मैं MU स्क्वायर से MU स्क्वायर कट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 3/2 पीवी आ गया या नहीं आया। पीवी इज इक्वल टू में एनआरटी आरटी होता है, 3/2 इक्वल टू आरटी आ गया फॉर 1 मोल। गुड। अब मुझे बताओ योगिता, भाई योगिता ही जवाब देती है क्लास के अंदर, जवाब तो नहीं देती भाई। माइक ऑन किया करो, थम्स अप से काम नहीं चलेगा, मैम नहीं देख पाती है थम्स अप। अर्पिता को देखो अभी आई है तब भी थम्स अप कर रही है, उसको सब पता है क्या चल रहा है करके। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पीवी, 3/2 आरटी होता है आपका। और ये 1 मोल के लिए है। अगर मुझसे पूछा जाए एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 R/T, भाई 1 मोल का ये है, अगर एक मॉलिक्यूल का निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मोल का 3/2 RT गिवन है, एक मॉलिक्यूल का निकालना है तो एक मॉलिक्यूल का कोई बताएगा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी या डिवाइड करूंगी। डिवाइड। हाँ डिवाइड करूंगी, क्योंकि मेरे पास एक मोल का ये दे रखा है और मुझे एक मॉलिक्यूल का निकालना है, मतलब कि डिवाइड करूंगी भाई। किसी को कोई डाउट इसमें डिवाइड क्यों हुआ करके, बिल्कुल सबको पता है ना, है भाई निखिल। चलो तो R/Na की वैल्यू जो होती है इसको हम K लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 3/2 KT। K इज व्हाट, इसका नाम है कुछ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कांस्टेंट क्लियर है भाई, हाँ या ना बोल दो भाई। और इसकी वैल्यू जो होती है 1.38 10 की पावर -23। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आती है, 1.38 10 की पावर -23। अगले पेज पे लिख देती हूँ, इसकी यूनिट भी लिखनी होगी। 1.38 ये K की वैल्यू है, दैट इज, याद रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो एग्जाम में आपके पास ये वैल्यू जो है मतलब गिवन होती है आपको ज्यादातर, ठीक है। ये आपकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, क्लियर है। आर की वैल्यू याद है किसी को, आर अगर मुझसे जूल में पूछा जाए तो किसी को याद है, आर इज व्हाट, गैस कांस्टेंट, 8.314 मैम जूल। 8.314। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एक और मैंने बताया था कि 8.314 को हम क्या लिख सकते हैं, मैम 25/3। 25/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर मुझे इजीली कट रहा हो कुछ देखना है तो इजीली करने के लिए। आर की वैल्यू एटीएम लीटर में कितनी थी, 0.082 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। एक वैल्यू ये भी हमने करी थी, ठीक है। चलो अब आ जाओ भाई, ये अब ये सिर्फ इनकी डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, आपको एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ये फॉर्मूले सिर्फ ऐसे ही याद रखने हैं। फॉर्मूले क्या है, अगर मुझसे रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करी जाए तो वो क्या होता है, 3RT/m। m क्या है यहाँ पे आपका, अंडर रूट में इसके, ये क्या है आपका मोलर
मास। क्लियर है? रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है भाई। और अगर मुझसे पूछा जाए एवरेज क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो इसका एक फॉर्मूला है 8 RT पाई एम। एम इज मोलर मास, पाई वैल्यू पाई, म्यू मोस्ट प्रोबेबल, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू में क्या है आपका 3 RT बाय एम। एम इज अगेन मोलर मास। क्लियर है भाई? नहीं? लिख लो अपनी कॉपी में एक बार इसको, क्योंकि इससे ना कभी मोलर मास अलग अलग दे, दो जनों की रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी दे दी और उसमें से एक का मोलर मास दे दिया, दूसरे का पूछ लिया, निकाल लोगे? क्योंकि आर से आर सब तो कैंसिल हो जाएगा। मोलर मास अंडर रूट में है। बात समझ में आई भाई? महक, क्या बोला मैंने? दो जनों की रिलेटिव मीन वेलोसिटी दे दी और मोलर मास भी दोनों में से एक का दिया, दूसरा तो निकल जाएगा। कंपेयर करोगे दो जनों का तो। चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े बहुत इसमें से मिलेंगे। करवाएं क्वेश्चन, तभी पता चलेगा कैसे होएगा करके। तुम सारे लोग हमेशा सोए क्यों रहते हो, ये बताओ मुझे पहले। यस मैम, सोए नहीं है। डांटो मत फिर मुझे, तुम सोए नहीं हो। नहीं मैम, डांट नहीं रहे हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द, ये थोड़ा सा अलग है। कैलकुलेट द टेम्परेचर at which CO2 carbon dioxide has the same RMS रिलेटिव मीन स्पीड है ये। ठीक है ना भाई? ये रिलेटिव मीन स्पीड पूछा है इसने, रिलेटिव मीन वेलोसिटी, सॉरी रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी मैं तुम्हें रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस पता है क्या होता है? एज दैट ऑफ O2 एट STP। मतलब ये बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मेरे पास टेम्परेचर बताओ कि उसका टेम्परेचर क्या होगा अगर मैं उसकी जो वेलोसिटी है दोनों की, मतलब ऑक्सीजन की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की, दोनों की वेलोसिटी सेम है, पर ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है ना वो STP लिखा है। भाई STP लिखा है मतलब टेम्परेचर कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में STP टेम्परेचर इज इक्वल टू में क्या रहेगा आपका 273 केल्विन फॉर ऑक्सीजन। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में पूछा उसने मुझसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेम्परेचर पूछा है। मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है भाई, रिलेटिव मीन के अंदर क्या था किसी को याद है? 3 RTM, यही था रिलेटिव मीन स्क्वायर में। बोलो भाई, रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर मुझसे ऑक्सीजन की पूछ ली तो मेरे पास वैल्यू है भाई 3, R की जगह R ही लिखते हैं। टेम्परेचर कितना बोला है इसने? 273। मास कितना होता है ऑक्सीजन का? इतना तो पता होगा भाई, ऐसे मत करो। नरगिस, ऑक्सीजन का O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? अंजलि 32। 32। गुड। और ऐसे ही मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखूं CO2 के लिए तो मेरे पास जो रिलेटिव मीन वेलोसिटी आएगी 3 RTM। अगर मैं लिखूं, मुझे उसने बोला इसका मुझे 3 है, R है, टेम्परेचर मुझे बताना है कितना होगा, मास मुझे पता है 44 होता है। और एक बात और लिखी है उसने कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की रिलेटिव मीन वेलोसिटी क्या है? इक्वल है। अब मैं निकाल लूंगी 3RT अपॉन में 32 इक्वल टू आना चाहिए किसके? यहाँ पे क्या है 273 इक्वल टू आना चाहिए किसके? 3RT अपॉन में 44। बात समझ में आ गई? उसने बोला दोनों की वेलोसिटी सेम है, एक का टेम्परेचर बोल दिया कि STP पे और मास हमें अपने आप पता होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल रखा
और जो जो कट रहा है उसे काट लिया और इसको सॉल्व किया, तो टेम्परेचर की वेलोसिटी जो है, वो जो टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 375 अब किसी के दिल में ख्याल आ रहा होगा ना मैडम ये अंडर रूट वाला कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो गया, नहीं अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल नहीं हुआ, सॉरी। हाँ भाई आता है हमें अंडर रूट सॉल्व करना, यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व कर लेना, जो वैल्यूज हैं उनको, जो कट रहे हैं वो तो कट जाएंगे, 3r से 3r ये तो कट ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी कट जाएगा, बचा क्या टेम्परेचर और 32, ठीक है। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम बता सकते हैं कि रिलेटिव मीन स्क्वायर, नाम से ही पता चल रहा है इसका, रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी। भाई रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब कि क्या, कि आपकी जो भी वेलोसिटी है ना, एक वेलोसिटी उसका स्क्वायर, दूसरी वेलोसिटी उसका स्क्वायर, तीसरी वेलोसिटी उसका स्क्वायर, और इसके साथ में इसके क्या, मतलब जो भी इसके नंबर ऑफ मोल, मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ इसके मोल रहे होंगे ये, और u इज इक्वल टू क्या, रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी किया था ना हमने रिलेटिव मीन, इसको हटा दो इनको, रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका मीन लो, मतलब कि इसके स्क्वायर का मीन, क्लियर है। जो जितने भी 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 3, अब जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे n1 n2 n3 जितने भी, बात समझ में आई। रिलेटिव मीन मतलब क्या, और एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, एक, मैम हाँ दो, मैम ये U1 U2 और U3 होगा ना लास्ट, U3 का स्क्वायर। अरे हाँ बिल्कुल भाई, u1 u2 u3 का स्क्वायर। तो अगर मुझे एवरेज बोला जाए तो u1 u2 u3 और u4 मतलब आगे जितना भी है, और अपॉन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी होंगे n1 n2, मतलब n1 प्लस n2 n3। बात समझ में आई, एवरेज और रिलेटिव मीन स्क्वायर में मतलब समझ में आया, n1 n2 n3, बात समझ में आई। हाँ या ना तो बोल दो भाई, कोई तो बोल दो, मुस्कान। रिलेटिव मीन स्क्वायर, नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर कर दो और फिर मीन निकाल दो। नहीं समझ में आया विशेष को, रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब स्क्वायर कर दो और फिर मतलब स्क्वायर करके उसका मीन निकाल दिया। नेक्स्ट एवरेज में क्या किया, एवरेज नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं टोटल सबकी वेलोसिटी का सम और अपॉन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने थे वो। एक और टर्म हमने देखी थी, हमने क्या देखा था, एक मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट, ये भाई मैं एमपी, कभी कभी कल मैं किसी से पूछूं और वो बोले ये मध्य प्रदेश, कॉपी में लिखा रहेगा मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल है भाई एमपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है भाई। वी वी मीन्स क्या था भाई, वॉल्यूम है वहां पर, जहां पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, वहां वॉल्यूम है। पता है ना बच्चों, मैं क्यों बता रही हूँ ये दोबारा, मोस्ट प्रोबेबल माने बच्चे क्या, जैसे एग्जाम होता है हमारे, तो 20 में से हमारे एग्जाम हुआ, 20 नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें से बहुत सारे बच्चों के जो नंबर थे वो 13 नंबर, जो 13 नंबर जो था वो था कि सब ज्यादातर बच्चों का 13 मार्क्स आए हुए थे। बात समझ में आई, मोस्ट प्रोबेबल माने क्या, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आया है, मतलब जो नंबर बहुत बार ज्यादा बार आया है, ऐसी जो वेलोसिटी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की है, तो दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। समझ में आया मोस्ट प्रोबेबल मीन्स क्या है। देखो एवरेज, रिलेटिव मीन और मोस्ट प्रोबेबल, इन तीनों में बस अगर तुम्हें स्टैटिक आता होगा, स्टैटिक वाला पढ़ा होगा, 14 चैप्टर था भाई, कहीं 9th में या 10th में कहीं है। यस मैम, मैथ्स में। जो मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल माने होता है आपका कि बार बार जो चीज जितनी ज्यादा बार कितनी आई है, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो थी वो है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी, √3r थी, नहीं कितनी थी मोस्ट प्रोबेबल की, 2r है ना, 2r/m, यही थी मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू, अभी हमने निकाली थी। ऐसी हमने एवरेज की निकाली थी, तो याद रखना इसकी थी √8RT/m, और अगर रिलेटिव मीन की बोला जाए तो कितनी थी, 3RT/m। अगर इन तीनों में से मुझे पूछ लिया जाए किसका बड़ा किसका कम, कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है, कौन सी वाली वैल्यू छोटी है, कोई बताएगा।
मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रिलेटिव मीन। सबसे बड़ी रिलेटिव मीन, बीच में एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम। भाई ये 2RT है, 2RTM। ये 8RT बाय पाई एम है, पाई भी है इसके साथ डिवाइड में। ये 3RT है। सबसे बड़ा कौन होगा? रिलेटिव मीन ना, हाँ या ना? बोलो यस मैम। बड़ा होगा ना यहाँ पे। चलो भाई, अगर मुझसे ग्राफ वगैरह तो मैं कल की क्लास में ही करवा दूंगी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो अब अगली क्लास में एक क्लास और लेंगे इसकी और कंप्लीट कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है भाई? बोल दो हाँ मैम ठीक है। O2 ऑक्सीजन, चलो नहीं करवाती अभी मैं, क्वेश्चन भी नहीं करवाती हूँ तुम्हें। ग्राफ भी हम अगली क्लास में करेंगे, मेरे ख्याल से तुम हम नहीं समझ पाओगे। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। जितनी भी आज हमने मतलब कुछ ना भी याद हो, आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला और काइनेटिक एनर्जी का जो हमने 1/3 दो चार हमने जो आज की क्लास में जो किया उसे एक बार समराइज कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में मेरा कितना था भाई? 3/2 PV। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक और चीज किया था हमने, क्या था? 1/3 MU² रिलेटिव मीन स्क्वायर। ये किसका था हमारा फॉर्मूला? पीवी का। पीवी इज इक्वल टू RT भी होता है, एक बात ये भी याद रखनी है, ठीक है? इज इक्वल टू में 3/2 KT या फिर 3/2 RT। ये सारे फॉर्मूले हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। पीवी इज इक्वल टू में ये होता है, आपको पता होना चाहिए। और जो रिलेटिव मीन स्क्वायर और ये सारी वेलोसिटी के किए हैं इनका पता होना चाहिए, ठीक है भाई? बोलो भाई हाँ मैम याद रख लेंगे। चलो गुड। मैम जबरदस्ती बुलवाती है कि मैम याद रख लेंगे, हम याद रख लेंगे। नो मैम ऐसा नहीं है। जब तुम्हें याद रहता है फिर। हाँ मैम रहता है, जब वो चैप्टर टॉपिक खोलते हैं तो याद आ जाता है। हाँ इसीलिए हम पढ़ते हैं भाई कि हम जब चैप्टर को खोलें तो हमें याद आ जाए। चलो अब एक बात मुझे बताओ कि कोई भी अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक ऑक्सीजन है एक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें से दोनों की टेम्परेचर सेम है, सब चीज सेम है, तो जो वेलोसिटी रहेगी, अगर मैं बात करूं रिलेटिव मीन वेलोसिटी की, इन दोनों में से किसकी ज्यादा रहेगी? रिलेटिव मीन वेलोसिटी का अगर मुझसे पूछ लिया जाए किसकी ज्यादा होगी? रिलेटिव मीन वेलोसिटी जो भी है या कोई एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हमने देखा अभी है ना भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मास नीचे आ रहा है ना उसके, अंडर रूट में मास नीचे है, हाँ है ना? किसकी ज्यादा होगी इसमें? किसकी ज्यादा होगी जल्दी बताओ आंसर। आदित्य, प्रियांशी, रिलेटिव मीन जो वेलोसिटी है दोनों में से किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। मैम CO2। इसका मास है 32, इसका है 44। अभी बोल रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कम होगा जिसका मास उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा, है ना भाई? हाँ या ना? अगर सारी चीजें सेम है, ये टेम्परेचर मतलब सेम है, ये 3R क्या था भाई रिलेटिव मीन का फॉर्मूला? 3RT/m अंडर रूट। मास जिसका ज्यादा उसकी वेलोसिटी क्या आएगी? कम आएगी ना। तो इसका 44 होता है, इसका 32 ग्राम होता है। क्लियर है? ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? ऐसी अगर टेम्परेचर से पूछ लिया जाए कि दोनों की रिलेटिव मीन स्पीड दी हुई है, इन दोनों में से बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? ठीक है, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा भाई? रिलेटिव मीन वेलोसिटी इसकी ज्यादा है तो टेम्परेचर भी इसका ही ज्यादा होगा। रिलेटिव मीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली आ रहा है ना। क्लियर आई बात? दोनों का अगर मास सेम है तो, अगर दो दे दिए मतलब इस केस में नहीं, चलो वो केस ही अलग हो जाएगा, अभी छोड़ो। क्लियर है बात? समझ में आई? रिलेशन याद रखना है, कौन डायरेक्टली है और कौन इनवर्सली है। समझ में आ गई बात? चलो भाई याद आ जाएगी अगर जब खोलोगे तब, क्वेश्चन करोगे तब, ठीक है? लेकिन सारी बातें एक साथ एक चीज में एक पेपर में एक सामने रखना और उसको रिवाइज करते रहना। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? टेस्ट जरूर देना,
और टेस्टेस से रिलेटेड अगर कोई भी हमने इससे अभी नॉन केमिकल बॉन्डिंग्स की